हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वन शॉट वीडियो बनाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो आइए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली, है ना। तो जैसे लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये एक मीडियम ले लिया हमने, यहां पे सपोज एयर ले लिया है और ये ग्लास है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, मैंने बोला ऑब्लिकली, है ना, इंक्लाइंड, तो क्या होगा, लाइट बेंड होगी। लाइट क्या होगी, बेंड। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, सिंपल सा बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। समझ में आ गया। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जहां पे बाउंड्री है वहां पे लाइट बेंड होगी, और बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब यहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो बेंडिंग होता है बेटा, ये जो बेंडिंग होता है ये किस चीज की वजह से होता है, तो हम लोग बोलेंगे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा ना, तो लाइट की स्पीड चेंज होगी। क्योंकि एक मीडियम में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग होंगे, उसकी डेंसिटी अलग होगी। दूसरे मीडियम में उसकी डेंसिटी अलग होगी, है ना। और यहाँ पे हम बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी, किसकी, ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी एक मीडियम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा और दूसरा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। तो जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है उसमें जो स्पीड है लाइट की वो ज्यादा रहेगी। रेयरर मीडियम में स्पीड क्या होती है, ज्यादा, है ना। और डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होती है, कम। तो स्पीड अलग होने की वजह से ये लाइट जो है बेंड होगी जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जैसे ये एयर है बेटा और ये ग्लास है, ये वापस से क्या आ गया, एयर। तो यहां पे ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया, कौन, एयर। और ग्लास क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो यहां से जब लाइट इंसिडेंट होगी ऑब्लिकली, तो सबसे पहले जैसे ही ये यहां पे इंसिडेंट करेगी, है ना, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे सबसे पहले क्या बनेगा बेटा, यहां पे सबसे पहले बनेगा नॉर्मल, और ये लाइट बेंड होगी। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल। लाइट ऐसे जाने वाली थी पर ये ऐसे जाएगी क्या, नहीं, बेंड होगी कहां पे, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो थोड़ा नॉर्मल के साइड क्या होगी, बेंड। कब बेंड होगी, जब लाइट रेयरर मीडियम से, जब लाइट रेयरर मीडियम से कहां जाएगी, डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइट क्या होगी, बेंड होगी कहां पे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया सभी को। लेकिन जब ये डेंसर मीडियम से वापस किस में आ रही है, रेयरर मीडियम में, तो अब लाइट फिर से बेंड होगी। मैंने बोला एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट बेंड होगी, ठीक है। अब रेयरर से डेंसर में आई तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ। अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बड़ा इमर्जेंट रे है क्योंकि पहला मीडियम और तीसरा मीडियम क्या है, सेम। ये हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा हुआ है, सॉरी रिफ्लेक्शन में नहीं देखा है, ठीक है, अभी देख रहे हैं। तो यहां पे अब अगर पहला मीडियम और तीसरा मीडियम सेम हो गया, है ना, ये भी एयर और ये भी एयर, तो उस केस में ये जो रे है इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। यानी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे, ठीक है। तो ये जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, ये हुआ एंगल ऑफ इमर्जेंट। और ये जो लाइट अगर मैं इनिशियली देखूं तो इसकी जो डायरेक्शन है ना वो ये होगी। तो बीच में एक दूसरा मीडियम आने की वजह से लाइट ने अपनी जो पाथ है वो लैटरली शिफ्ट कर ली। तो इस जो पाथ का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको आप लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, है ना। तो लाइट क्या हुई, लैटरली क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है ना। तो ये आप देख सकते हो। तो क्लियर इतना याद रखना कि जब बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट कब होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, लाइट बेंड होगा, ठीक है। अच्छा, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, है ना। और अगर रेस
डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। पहला और तीसरा मीडियम सेम है तो इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लैटरली क्या हुआ, लाइट ने अपने पाथ को शिफ्ट किया, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और मैंने ये बताया है आपको कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइट की स्पीड दोनों मीडियम में क्या है, अलग अलग। अब इसको और अच्छे समझते हैं, दोनों मीडियम में अलग अलग होना मतलब क्या, जैसे लाइट इस तरीके से आ रही है एयर में, इस तरीके से आ रही है एयर में, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या है, कम। लेकिन जैसे ये ग्लास में एंटर करेगी तो ग्लास में पार्टिकल क्या हो गए, ज्यादा। तो वो क्या करेंगे, लाइट को अपोज करेंगे। तो अभी तो इतना ही पार्ट आया ना, तो ये जो पार्ट हुआ ये अपोज हो गया। फिर ये लाइट और अंदर आई तो इस पार्ट को फिर से अपोज किया गया, तो इतना पार्ट और अपोज हो गया। फिर लाइट अंदर आई तो इतने पार्ट को और अपोज किया तो लाइट फिर से अपोज होगी। फिर इस तरीके से ये पूरा पार्ट इस तरीके से आ गया यहाँ पे, है ना। अब देखो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लाइट ऐसे आ रही थी और कैसे बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई। क्लियर है, क्योंकि ये ऑप्टिकली क्या है, डेंसर मीडियम, तो ये लाइट को अपोज करेगा, मतलब इसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम, जिसकी वजह से लाइट का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, चेंज। मतलब लाइट क्या होगी, बेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सभी को क्लियर है, ओके, यस। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लाइट इस तरीके से क्या हुई है, बेंड हुई है। नेक्स्ट ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब क्या होता है, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो बेसिक है ना बेटा, हम एयर में भागेंगे तो एयर में हमारी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और हम पानी में भागेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा, पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, तो हमको अपोज करेंगे तो हमारी स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब क्या होता है कि a medium in which the speed of light is more is called optically rarer medium. Optically denser medium मतलब क्या, a medium in which speed of light is less is called optically denser medium. तो ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना, और जितना डेंसिटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना बेंडिंग भी क्या होगा, ज्यादा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो लाइट कहां बेंड हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो लाइट कहां बेंड हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। और मैंने बताया कि अगर बीच में अगर कोई दूसरा मीडियम में आता है तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हम समझ चुके हैं, ये हमने पार्ट देखा हुआ है कि लाइट क्या होगा सर, लैटरली शिफ्ट होगा। ये हुआ इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, हाँ, लेकिन अगर लाइट सीधा आ रहा है, ठीक है, लाइट अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, लाइट अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है तो उस केस में लाइट बेंड नहीं होगा, लाइट का बेंडिंग नहीं होगा। हाँ, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे लेकिन लाइट बेंड होगा क्या, नहीं। तो अगर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उस केस में लाइट बेंड नहीं होगा। क्लियर है। अब इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला इफेक्ट क्या है, a stick held obliquely and partly immersed in a water appears to be bent। अगर आप किसी स्टिक को, है ना, किसी स्टिक को जब आप क्या करेंगे, ऑब्लिकली, कैसे ऑब्लिकली, कैसे 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 ऑब्लिकली, है ना, मतलब इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा जब आप उसको देखेंगे कि वो जो स्टिक है ना वो बेंड हो गई है। स्टिक तो हमने सीधी ली थी सर, है ना, पर बेंड हो गई। क्यों बेंड हो गई, तो इसको हम देख सकते हैं, देखो कैसे, है ना, हमने यहां पे पानी ले लिया सर, यहां पे हमने स्टिक को इंसर्ट किया। क्लियर है, ये स्टिक है। अब हम बाहर से देख रहे हैं, है ना, तो यहां से जो लाइट होगी वो बाहर निकलेगी, ये देखो रेस बाहर निकल रही है, और जब ये रेस हमारी आंखों में जाएगी तो हमें ये दिखाई देगा। याद देखो ये दो रेस निकली, पर ये तो डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयर मीडियम। अगर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो लाइट कहाँ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये लाइट हमारी आंखों में आएगी।
तो हमको तो ऐसा लगेगा सर जहां से रेज आ रही है हम उसी साइड देखेंगे, जब उसी साइड देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ये रेज मीट करेगी, इसका मतलब हमको जो स्टिक दिखाई देगी उसकी इमेज ऐसी दिखाई देगी। स्टिक एक्चुअली रहेगी ये, पर हमको इस तरीके से दिखाई देगा, तो हमको उसकी क्या दिखाई देगी सर, बेंडिंग। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। आप एक पेंसिल को भी यूज कर सकते हो, और हमने एक्सपेरिमेंट में भी किया है अपने चैनल पे, ठीक है, कि हमने एक मार्कर को है ना इंसर्ट किया था, और जब उसको बाहर से देख रहे थे तो मार्कर थोड़ा सा बेंड हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये सब किसके इफेक्ट है, ये रिफ्रैक्शन का है ना, ये सब फिनोमिना किसके हैं, रिफ्रैक्शन के। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है। सेकंड सेकंड फिनोमिना क्या है, देखो सेकंड फिनोमिना है एन ऑब्जेक्ट इज अंडर द वाटर अपीयर्स टू बी रेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में गिरा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कॉइन हम रख देते हैं, एक कॉइन अगर रख दें तो कॉइन का जो डीप है ना, कॉइन कितना डीप में है, इतना, पर हमको अच्छा लगेगा कि सर थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है कॉइन। ये भी किसका इफेक्ट है, रिफ्रैक्शन है। सर कैसे, देखो अब हम बाहर से देख रहे हैं, हम एयर से वाटर में देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है सर, है ना, रेज वाटर से एयर में जब हमारी आंखों में आएगी तो बेंड होके आएगी, तो उसका जो इमेज होगा उसकी पोजीशन आपको एग्जैक्ट मिलेगी क्या, नहीं। तो एक बार देखते हैं कैसे। सपोज यहां से एक रेज निकली इस साइड, और यहां से भी एक रेज निकली इस साइड, ठीक है। अब रेज क्या होगी सर, बेंड, है ना, ये रेज ऐसी जानी चाहिए थी पर बेंड होगी, कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर बेंड होगी। और ये भी रेस कहां बेंड होगी सर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल बना तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड होगी। अब जब सॉरी ऐसे बाहर जा रही है, ठीक है, अब जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये जो रेस है ना इस साइड तो मीट नहीं होगी, तो जहां पे मीट होगी तो इसको पीछे खींचूंगा तो कहां मीट होगी, यहाँ पे, तो मुझे कॉइन कहां दिखाई देगा, यहां नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। क्लियर है या नहीं, समझ में आया सभी को। फिर से आप देख सकते हो कि सर अगर कॉइन रखा हुआ है, अब चलो एक ही साइड से रेज लेता हूं, कॉइन अगर यहां रखा हुआ है तो ये एक रह गई, ये सपोज दूसरी रह गई, कहां बेंड होगा सर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये देखो बेंड हुई, ये भी कहां बेंड होगा सर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड हो गई सर। अब ये दोनों उसको कहां खींचूंगा सर, पीछे, तो पीछे कहां मीट हो रही है सर, यहाँ पे, तो कॉइन की इमेज कहां फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे, तो मुझे कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं सर, है ना, एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज, थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देगा। क्लियर है। सेकंड, ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट इज एक्चुअली। तो जब कॉइन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो जो है ना स्विमिंग पूल का जो सरफेस होगा वो भी क्या दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। ये भी इसका फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ थिक ग्लास इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर्स टू बी रेज, ठीक है। तो अगर आप किसी थिक ग्लास को अगर प्रिंटेड मैटर पर रखोगे तो आपको जो लेटर दिखाई देंगे थोड़े से ऊपर दिखाई देंगे। यहाँ पे भी आप सरफेस देख सकते हो कैसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब लाइट गई तो बेंड हो गई ऐसे, जब इसे पीछे खींचा तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रिंटेड मैटर भी थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है। तो ये सब फिनोमिना है, किसका है सर, ये सब फिनोमिना रिफ्रैक्शन का है। देन आते हैं टॉपिक पे नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ तो रिफ्रैक्शन के दो लॉ है। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। क्या लॉ है, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे ना, इसको 2D चाहिए तो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। नेक्स्ट, फिर से देखो बेटा, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंस्टेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड देखो, ये एंगल ऑफ इंस्टेंस और ये क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं रेशियो ऑफ, सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं है ना, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। सेकंड लॉ क्या है, फिर से देखो, है ना, यहां पे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, को पेयर ऑफ मीडिया चेंज नहीं करना है,
अगर मैं एयर और ग्लास के लिए ले रहा हूं सपोज, ठीक है, तो ये एंगल लूंगा और ये एंगल लूंगा साइन का, तो जब मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा तो दोनों का रेशियो हमेशा सेम आएगा। जैसे अगर मैंने इसका एक एंगल लिया, इसका एक एंगल लिया, तो दोनों का रेशियो 1.5 आएगा। अब ये अगर मैं एंगल चेंज भी करता हूं तो साथ ही साथ ये भी एंगल क्या होगा, चेंज। लेकिन फिर से जब मैं उनका साइन का रेशियो लूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1.5। फिर से एंगल चेंज करूंगा तो ये भी एंगल क्या होगा, चेंज। लेकिन फिर से मैं अगर दोनों का साइन का रेशियो लूंगा तो आंसर क्या आएगा, सेम। हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यही क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एन से भी शो कर सकते हैं, ठीक है, ईटा बोलते हैं इसको, और यू से भी आप शो कर सकते हो। कई बुक में इससे किया हुआ, कई बुक में ये सिंबल से किया हुआ। तो यहाँ पे हम एन से ही शो करते हैं, क्योंकि हमारे इसमें एन से किया है तो हम एन से शो कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे सभी क्या हो गए, एक पे अप्लाई करेंगे। सेकंड क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो रेशियो किसका किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मीडिया अगर चेंज कर दिया तो रेशियो कांस्टेंट नहीं आएगा। एयर और ग्लास ले रहे हो तो आपको एयर और ग्लास ही लेना है, ठीक है। तो उस केस में दोनों का जो साइन का रेशियो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, इसका हमेशा रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। समझ में आ गया, क्लियर है ये? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एयर और ग्लास का, तो ये तो मैंने आपको दे ही दिया है ना। यहाँ पे साइन ऑफ इंसिडेंस कितना ले लिया, 37 दिखाई दे रहा है आपको सर? ये इंसिडेंस एंगल कितना है, 37 डिग्री। अब ये बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये एंगल कम हो गया ना, तो कम हो गया, कितना हो गया, 24 डिग्री। तो जब दोनों का रेशियो लिया गया, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, लॉ का, सॉरी रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ। इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ बोल सकते हो। तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे साइन 37 डिग्री अपॉन साइन 24 डिग्री। मुझे तो आंसर पता है 1.5 यानी वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको, इसकी वैल्यू आ गई 0.6, इसकी वैल्यू आ गई 0.4, कितना आंसर आया, 1.5, ठीक है। क्लियर है सभी को, समझ में आया? क्लियर है सर। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में क्या दिया है, ए बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ सब्सटेंस एक्स। एक सब्सटेंस क्या है, एक्स, एक सब्सटेंस ले लिया एक्स, लाइट कहां से पास हो रही है, एयर से, उस सब्सटेंस में पास हो रही है, ठीक है। अब जो इंसिडेंस वाला एंगल है वो 72 डिग्री है, और जो रिफ्रैक्टेड वाला एंगल है वो 40 डिग्री है, दिखाई दे रहा है ना, 40 डिग्री है। तो हमको तो पता है सर ये एंगल क्या है, छोटा, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड हुई है, मतलब, ठीक है, ये ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का जो एंगल होगा वो कम होगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? तो बेंडिंग से समझ में आ रहा है सर। तो अब चलो, अब इसकी वैल्यू भी दी है, वैल्यू क्या है, लगाएं स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन आई। साइन आई की वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री, साइन आर की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, और दोनों की वैल्यूज भी दी है। दोनों की वैल्यू कितनी दी है, 0.91951 अपॉन 0.642। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ये आसपास आ जाएगा 1.48, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई अपॉन साइन आर, कितना आ गया, 1.48। 1.48 मतलब आसपास कितना आ गया, 1.5, मतलब ये सब्सटेंस कौन सा हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे हमने साइन आई अपॉन साइन आर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एक और डेफिनेशन से निकाल सकते हो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ये भी बोल सकते हो, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, ऑफ अनदर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। इसको भी आप क्या बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, एक मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आपको जैसा लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा लिखता हूं,
अब इसको आप क्या बोल सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, पहले वन है ना तो पहले वन, उसके बाद कौन आया टू, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा टू, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, इसका जो रेशियो होगा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हम इसको ऐसा फॉर्मूला बोल सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, ये भी क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू इक्वल टू V1 अपॉन V2। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर क्लियर है, ठीक है। अब अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हो जब लाइट एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप बोलोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से सुनो, ठीक है, यहां पे बताया गया है व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट एयर या वैक्यूम से, है ना, किसी और मीडियम में जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम से होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट, उसकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट आएगी। कंपैरिजन क्या है, किससे है, एयर या वैक्यूम से। लेकिन अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, कि व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम मतलब अदर देन एयर एंड वैक्यूम टू अनदर मीडियम देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर वहां पे एयर या वैक्यूम नहीं है, आप सिंपल सा बोल रहे हो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो आप बोल सकते हो सर रिलेटिव है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि उसका कंपैरिजन, है ना, एयर या वैक्यूम से नहीं है। समझ में आया? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों अलग अलग टर्म है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, जब उसमें एयर और वैक्यूम से कंपेयर नहीं किया है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर एंड वैक्यूम नहीं, है ना। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जब विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम हो। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। सर एयर और वैक्यूम दोनों सेम ही है क्या? लगभग जो लाइट की स्पीड होती है वो दोनों में सेम होती है, लगभग, एकदम सेम नहीं बोल रहा हूँ, वैक्यूम में स्पीड ज्यादा ही रहेगी, है ना, लेकिन नियर अबाउट सेम ही है, तो इसलिए हम दोनों को एक ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है, जैसे आपको एयर और ग्लास में निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, किसका, एयर, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब इसको पढ़ते कैसे बेटा, ठीक है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फिर से सुनो, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहा हूं, ग्लास का। किसका आंसर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा, ग्लास का आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू आप एयर बोल सकते हो, एयर और वैक्यूम, ठीक है, इक्वल टू हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सबसे पहले यही है ना, पहला डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आया? अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। एयर में स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू पावर 8। ग्लास में कितनी होती है, 2 इंटू 10 टू पावर 8। 10 टू पावर 8 10 टू पावर 8 क्या होगा, कैंसिल, 3/2 मतलब 1.5। अरे यही तो आया था ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, जब हमने साइन आई अपॉन साइन आर से निकाला था। तो चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट से निकालो, चाहे आप साइन आई साइन आर से निकालो, ठीक है, तो दोनों में आंसर क्या मिलेगा आपको, सेम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप दो तरीके से निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर समझ में आया। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे और अलग अलग सब्सटेंस के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए, जैसे एयर का दिया है, आइस का दिया है, वाटर का दिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका होता है, डायमंड का, 2.42। अब कुछ रिफ्रैक्टिव से आप याद भी रख सकते हो, जैसे एयर का तो पता ही हमको, एयर का तो 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू वैक्यूम क्या होगा, 1 ही होगा, आसपास मैंने बताया आसपास क्या होता है इससे। ग्लास का याद रखना कितना होता है, 1.5। वाटर का भी याद रख लेना 1.33 और डायमंड का 2.42 सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पर हमको सबको याद करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली आप हो सके तो ग्लास और वाटर का, डायमंड का याद रखो बस। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें बेंडिंग भी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। जैसे अब यहां पे मैंने बोला सर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। अच्छा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होना मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर मैं बोल रहा हूं 1.33, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो आप बोलोगे सर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, एयर या वैक्यूम। अगर आपने पहला मीडियम नहीं बोला है, आप हमेशा सेकंड मीडियम की बात करते हो, लेकिन आपने पहला मीडियम मेंशन नहीं किया, तो वो आप, है ना, उसके लिए अज्यूम कर सकते हो कि सर वो एयर और वैक्यूम ही होगा, अगर वो पहला मीडियम नहीं बोल रहा है तो। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ग्लास बोल रहे हैं, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, उसने नहीं बोला, तो हम कर लेंगे सर एयर।
1.5। अच्छा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? आप बोलोगे ग्लास का, तो बेंडिंग भी किसमें ज्यादा होगी? हम बोलेंगे ग्लास में। वाटर बेंडिंग क्या होगी? कम। किसकी? लाइट की। समझ में आया? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पे अब एक रिलेशन प्रूफ करना है, तो उसको हम प्रूफ करते हैं। और रिलेशन ये प्रूफ करना है कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम कैसे पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ये हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करें, प्रूफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं सर? v1 अपॉन v2। क्लियर है? सब को समझ में आया? यस सर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, इसी को आप क्या बोलोगे? इसी को आप क्या बोलोगे? v2 अपॉन v1, है ना? इसको उल्टा कर दें, इसको उल्टा करते हैं। अगर मैं इसको v1 अपॉन v2 बोलूं, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे क्या है 1, तो इसको क्या बोलोगे? 1 अपॉन 2, बराबर है। पर ये जो v1 अपॉन v2 वैल्यू है, ये तो सर इसकी वैल्यू है, तो इसके जगह मैं इसको रख सकता हूं, रख लेते हैं। v1 अपॉन v2 मतलब क्या हो गया? ठीक है, प्रूफ तो हो गया सर, ये देखो प्रूफ हो गया, सिंपल है ना? ये प्रूफ करना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो हमने पहले इसको ले लिया, इसका रेशियो क्या है? v1 अपॉन v2, फिर इसको ले लिया v2 अपॉन v1। पर जब मैंने इसको उल्टा किया तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा। और v1 अपॉन v2 की जगह हमने ये वैल्यू रख दी और हमारा क्या आ गया? प्रूफ आ गया। सिंपल है बेटा, बहुत इजी है, फटाफट हो जाता है। ठीक है, और मैंने बताया कि आपके सैंपल पेपर आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो पे ही, है ना, हमारे YouTube चैनल पे ही एक वीडियो मैंने बनाया है जिसके डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाना है, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करना है, आपको सभी के सैंपल पेपर्स मिलेंगे, तो आपको याद से डाउनलोड करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 प्रूफ हो गया है ये। अब इसमें एक न्यूमेरिकल आया, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? वाटर दिया है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा सर? एयर। कितना दिया है? 1.33। और क्या दिया है? व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। अब इसी का उल्टा हमको निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको निकालना है, निकाल लेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो इसी को क्या हम बोलेंगे? हम इसका उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये वैल्यू है हमारे पास, कितनी है? 1.33। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.75 के आसपास इसका आंसर रहेगा। कर लेना आप इसको सॉल्व। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको केरोसिन का दिया हुआ है, केरोसिन का। ठीक है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.44 दे दिया। उसके बाद आपको दिया है टर्पेंटाइन का, टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कितना दिया हुआ है? 1.47। देन आपको दिया है बेटा वाटर का, वाटर कितना दिया है? 1.33। अब क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ दिस मटेरियल डज लाइट ट्रैवल फास्टर। किसमें लाइट ज्यादा ट्रैवल करेगा? देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो उसमें स्पीड कम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इसमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है सर? टर्पेंटाइल का। तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड कम किसमें होगी सर? इसमें। और सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी? इसमें, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो डेंसिटी भी क्या होगी? कम। बेंडिंग भी क्या होगी? कम। पर स्पीड क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, तो आंसर वही बताया हुआ है। फास्टर पूछ रहा है, तो फास्टर किसमें ट्रैवल करेगा सर? इसमें। और स्लो किसमें ट्रैवल करेगा? इसमें। तो आंसर क्या है ना? लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इसमें स्पीड में 1.33 में, वाटर में सबसे ज्यादा स्पीड से लाइट ट्रैवल करेगा। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट 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 करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। देखो स्फेरिकल लेंसेज मतलब क्या होता है ना? लेंस मतलब क्या? जब दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल को, दो ट्रांसपेरेंट ग्लास को हम लोग मीट करेंगे, है ना, तो वो उससे क्या बनेगा सर? लेंस। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। एक ये स्फीयर,
एक ये स्पीयर और ये एक ये स्पीयर, है ना। स्पीयर का ये सरफेस ले लिया सर और स्पीयर का ये सरफेस ले लिया, तो ये क्या बन गया सर आपके लिए, लेंस बन गया। तो लेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब ये वाला लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस में जो मिडल वाला पार्ट है ये थिक होता है, और जो कॉर्नर होते हैं, जो एजेस होते हैं वो थिन होते हैं। तो इसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब क्या होता है कि मिडल वाला पार्ट थिन होता है और एजेस पे, कॉर्नर पे क्या होता है, थिक होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। तो केव मतलब मैंने बताया था अंदर साइड रहेगा, केव। तो लेंस भी दो है और ये दो स्पेरिकल सरफेस से बनते हैं। जैसे ये तो दो स्पीयर से बना है, पर ये भी कितने स्पीयर से बना है सर, ये भी देखो, ये भी दो स्पीयर से बना हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वही यहां पे बताया हुआ है। चलो अब नेक्स्ट 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 आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ द लेंस। सेंटर ऑफ द लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। जो सेंटर पॉइंट होगा लेंस का, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे सेंटर कौन रहेगा, ये, तो ये क्या हुआ आपके लिए, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या होता है, देखो दोनों के लिए बता देता हूं आपको। जब आप एक लाइन पास करते हो और वो लाइन, है ना, दोनों सरफेस को क्या होगा, परपेंडिकुलर। दोनों सरफेस को क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उस लाइन को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी बेटा, ये पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से। पर ये दोनों सरफेस को कैसी होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस। जो दोनों फेसेस को क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या, लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ पढ़ लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो ध्यान देना, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये रेस क्या करता है, कॉन्वर्ज करता है ये ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे मैंने यहाँ पे पैरेलल रेस को इंसिडेंट किया, पैरेलल किससे होगा सर, प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो ये सभी रेस को एक पॉइंट पे मीट करवा देगा, और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। वो पॉइंट कहां होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को आप बोलोगे प्रिंसिपल फोकस। इसने क्या किया, सभी रेस को कॉन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लेके आया, और वो पॉइंट कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो ये कॉन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए इस लेंस का नाम क्या हो गया, कॉन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने क्या बोला, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और ये प्रिंसिपल फोकस रियल है। कॉन्वेक्स में जो प्रिंसिपल फोकस मिलेगा वो आपको रियल मिलेगा, रियल, क्योंकि सच में रेस यहां आके मीट हुई है। ठीक है, अब फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको आप बोलते हो फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। ठीक है, तो इसके पास कितने फोकस होंगे, दो फोकस होगा। ठीक है, इस साइड भी होगा सर और इस साइड भी एक फोकस होगा। इस साइड से इंसर्ट करोगे तो यहां पे मीट होगा। क्लियर है, तो ऑलवेज दो फोसाई होते हैं, है ना, टू फोसाई आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दोनों सेम साइड पे, मतलब सेम अपोजिट साइड पे रहेंगे और सेम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, सेम डिस्टेंस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये मैं आपको बता चुका हूं। A convex lens is also known as converging lens because it converges the, है ना, parallel rays incident on it। ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा।
नेक्स्ट, अ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस। देखो कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर, तो जब आप पैरेलल रेज इंसिडेंट करोगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस को भी क्या रहेगी पैरेलल, तो ये रेस को क्या करेगा डाइवर्ज करेगा, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। देखो ये रेस को क्या कर रहा है बेटा डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है मतलब ये रेस कभी कहीं नहीं मीट होगी, आगे जाके कहीं मीट नहीं होगी, तो आगे जाके तो मीट नहीं हो रही है, तो हम लोग इसे पीछे खींचेंगे, तो पीछे ये एक पॉइंट पे मीट होगी, वो भी कहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, और उसी पॉइंट को आप क्या बोलोगे प्रिंसिपल फोकस, क्या बोलोगे उसको आप प्रिंसिपल फोकस। तो इसके भी दो फोकस है, एक इस साइड फोकस होगा और एक इस साइड फोकस होगा, दोनों ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगे, पर इसका जो फोकस है ना उसको आप वर्चुअल फोकस बोलोगे। कौन सा फोकस बोलोगे वर्चुअल फोकस। वर्चुअल फोकस क्यों बोलोगे आप, क्योंकि रेस तो एक्चुअली चली गई है, मीट हुई है क्या, वो तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि सर हम इसको पीछे खींचेंगे तो एक पॉइंट में मीट होगा। अब इसमें क्या था, इसको हमने रियल फोकस क्यों बोला, क्योंकि सच में रेस यहाँ पे आई थी और यहाँ मीट की थी, तो ये रियल फोकस है। इसको आप वर्चुअल फोकस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में रेस चली गई है और हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक जगह पे आके पीछे खींचोगे तो एक जगह आके मीट होगी, तो इसीलिए ये कौन सा फोकस है वर्चुअल फोकस है। समझ में आया सभी को, यस। अब देखो रूल्स, रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मिरर में कुछ रूल्स थे है ना, वैसे इसमें कुछ रूल्स है। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है, अब हमको तो ये तो पता होगा सर, ठीक है, ये फोकस, ठीक है, दो फोकस है, ये एफ डैश, ये रियल फोकस है। अगर रेस, अच्छा सबसे पहले ना कॉन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं, कौन सा लेंस पढ़ रहे हैं सर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर रेस पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो कहां से पास होगी, कहां से पास होगी फोकस से, ठीक है, ये पहला रूल। सेकंड रूल, सेकंड रूल, सेकंड रूल, सेकंड रूल सर, सेकंड रूल में अगर रेस ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये बेंड नहीं होगी, ये हमारा क्या है सेकंड रूल। थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल ये है कि अगर रेस सर फोकस से जा रही है, जब लेंस पे इंसिडेंट होगी तो कैसे हो जाएगी सर पैरेलल, इसी का उल्टा। सब जब पैरेलल जाए तो कहां से इंसिडेंट कहां से पास होगी फोकस से, और जब फोकस से जा रही है ठीक है जब इंसिडेंट होगी तो कैसे पास होगी पैरेलल। तो ये तीन रूल आपको लेके चलना है और इसी के बेस पे हम केस सॉल्व करेंगे। चलो केस शुरू करते हैं, है ना, एक एक करके केस शुरू करते हैं। तो पहला केस, ठीक है, फर्स्ट केस, पहला केस क्या है, जैसे हमने मिरर में 6 केस पढ़े, कॉनकेव में उसमें 6 केस पढ़े थे, इसमें कॉन्वेक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस ये है बेटा, केस 1, किसके लिए पढ़ रहे हैं, केसेस किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस। पहले केस में क्या है, when an object is placed between optical center and focus, ठीक है। तो इमेज कहां फॉर्म होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये कॉन्वेक्स लेंस देख लेते हैं एक बार, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ डैश, ये ट्वाइस एफ डैश, ठीक है, सॉरी एफ डैश नहीं, ये तो रियल है ना, तो ये एफ रहेगा, डैश नहीं रहेगा, ठीक है। ये रियल है बेटा, एफ ट्वाइस एफ, इससे डबल जो डिस्टेंस होगा ट्वाइस एफ, ये एफ डैश और ये ट्वाइस एफ डैश, क्लियर है। तो इसमें देखो इसमें 6 केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, जब वो ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में होगा, ये पहला केस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ डैश, पहला केस। सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, थर्ड में ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, फोर्थ में ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, फिफ्थ में यहाँ पे होगा, और सिक्स में कहा होगा इन्फिनिटी पे। तो एक एक केस को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ओ और एफ डैश के बीच में, तो एक रेस कैसे जाएगी पैरेलल, जो कि कहां से पास होगी, जो कहां से पास होगी बेटा, ये पास होगी फोकस से। दूसरी रे को कहां से लेके जाते हैं, दूसरी रे को सर ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं, तो ये बेंड होगी क्या, नहीं। अब ये दोनों रेस आगे जाकर डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग है तो आगे तो मीट नहीं होगी, तो हम कहां खींचेंगे इसको, पीछे, कहां खींचेंगे पीछे, पीछे एक पॉइंट में मीट होगा ये, ठीक है।
और जहां पे मीट होगा हम बोलेंगे सर वहीं पे हम लोग इमेज फॉर्म कर देंगे। ये देखो ये आ गई इसकी इमेज, ठीक है। अब जरूर नहीं कि ये ट्वाइस एफ डैश में बन सकता है, ठीक है सर, थोड़ा सा इसको और मूव करोगे तो ये इमेज पीछे भी शिफ्ट हो सकती है, आगे भी शिफ्ट हो सकती है, कहीं भी बन सकता है, ठीक है। तो अगर हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, है ना, कि सर इमेज कैसे बनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक होता है सर पोजीशन, एक होता है नेचर, दूसरा क्या होता है साइज, तीसरा क्या होता है साइज। पहला पोजीशन, सेकंड नेचर और तीसरा क्या होता है साइज। तो इसका पोजीशन बताओ, आप बोलोगे ऑन द सेम साइड, है ना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, सेम साइड फॉर्म हुआ और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड, क्लियर है। तो वहां पे लिखा हुआ है कि सर बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ है। सेकंड, सेकंड जब नेचर बताओगे तो इसका नेचर कैसा है सर, वर्चुअल। रियल, रियल तो रेस यहां चली गई ना सर, रियल रेस से फॉर्म ही कहा हुआ सर, हमने रेस पीछे खींची है, ये वर्चुअल रेस है, वर्चुअल रेस से जो इमेज फॉर्म होगी वो भी कैसी होगी, वर्चुअल। तो सर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या बताओगे, साइज। तो साइज क्या है सर, मैग्नीफाइड दिखाई दे रहा है, तो साइज क्या बोलोगे आप इसका, मैग्नीफाइड है। साइज कैसा है बेटा, मैग्नीफाइड, ठीक है। और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, आप ऐसा ही बोल सकते हो, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। चलो सेकंड केस, सेकंड केस की तरफ आते हैं। तो सर पहला जो केस है वो कहाँ पे यूज होगा सर, तो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह देखा है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, आपको जो इमेज है वो बड़ी बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका जो पहले केस का यूज है वो ये है। और जब भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो ना किसी भी चीज को, तो उसको पास लेके आते हो, इसका मतलब वो लेंस से, है ना, लेंस के पास ऑप्टिकल सेंटर है और फोकस के बीच में रखते हो आप उसको, ठीक है। तो आपको जो इमेज मिलेगी वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट है ना, केस टू, केस टू। तब यहां पे केस टू में ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ये भी फोकस, ये रियल फोकस, ठीक है। ट्वाइस एफ डैश, वर्चुअल डैश मतलब वर्चुअल, ठीक है। ये भी ट्वाइस एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बेटा, अब ऑब्जेक्ट होगा सर फोकस पे, ठीक है। फिर से दो रेस जाएगी, एक रे पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास होगी, फोकस से, और एक रेस सीधा कहाँ से जाएगी सर, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों रेस क्या हो गई, एक दूसरे को पैरेलल। अगर दोनों रेस एक दूसरे को पैरेलल होगी तो कहाँ जाके मीट करेगी, हम बोलेंगे बहुत नीचे, इंफिनिटी पे, है ना। जब बहुत नीचे मीट होगा तो यहाँ पे उसका हेड होगा, तो ये रेस कहाँ से निकली है, हेड से, तो फॉर्म भी क्या करेगी बेटा, हेड। तो नीचे हेड होगा, ठीक है, और फुट कहाँ होगा इसका, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इमेज उल्टी बनेगी, क्लियर है। इमेज कैसे बनेगी, उल्टी। और पहले ही केस में सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, बाकी सभी केस में क्या होगा कि आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलने वाली है, वो भी आपको इसी साइड मिलेगी। इस साइड तो सर पहले केस में मिलेगी, ठीक है, बाकी पांचों केस में आपको इसी साइड इमेज मिलने वाली है, समझ में। और पांचों केस में मैंने बताया ना, रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, तो पहला पहला क्या लिखोगे आप, इसका पोजीशन, पोजीशन कहाँ मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। सेकंड, सेकंड क्या बोलोगे सर, नेचर, नेचर कैसा है, आप बोलोगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद थर्ड, थर्ड क्या बोलोगे सर आप, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि बहुत नीचे मिलेगा जिसकी वजह से इमेज बहुत बड़ी होगी, तो आप बोलोगे हाईली मैग्नीफाइड और हाईली एनलार्ज आप बोल सकते हो। तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड केस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये ट्वाइस एफ डैश, ठीक है, ये एफ और ये ट्वाइस एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, थर्ड केस में एफ डैश और एफ के ट्वाइस एफ डैश के बीच में। ये गया बेटा, ये पहली रेस गई, कहाँ से पास होगी, फोकस से, क्योंकि कैसे जा रही है, पैरेलल, है ना, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। सेकंड, सेकंड रे कहाँ से आएगी, हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। कहाँ जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, यस, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। तो दोनों यहाँ पे कहीं मीट होंगे, ठीक है, मतलब ट्वाइस एफ के बाद मीट होंगे ये। तो जब इमेज एफ डैश और ट्वाइस एफ डैश के बीच में है, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट, है ना,
एफ डैश और ट्वाइस एफ डैश के बीच में है, तो इमेज कहां मिल रहा है आपको? बियॉन्ड ट्वाइस एफ। कहां मिल रहा है? बियॉन्ड ट्वाइस एफ। ठीक है, तो इसका नेचर लिख लेते हैं, पोजीशन लिख लेते हैं, साइज लिखते हैं। सबसे पहले इसका पोजीशन आप बोलोगे सर बियॉन्ड, है ना, बियॉन्ड ट्वाइस एफ। सेकंड सेकंड क्या लिखोगे? रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो मैंने आपको बताया कि बाकी सभी केस में क्या होगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड केस में आप इसको मैग्निफाइड और एनलार्ज ही बोलोगे, चाहे आप मैग्निफाइड बोलो और आप इसको एनलार्ज बोलो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब थर्ड केस, सॉरी थर्ड हो चुका है, और हमारा फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में थोड़ा ऑब्जेक्ट को और पीछे लेंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और पीछे लेंगे। एफ डैश ट्वाइस एफ डैश एफ ट्वाइस एफ। तो अब ऑब्जेक्ट कहां है? ट्वाइस एफ डैश पे, है ना। फोर्थ केस है ये, केस फोर्थ है बेटा। ठीक है, तो एक रे कैसी गई? पैरेलल, तो कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे कहां जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधी जाएगी, बेंड होगी क्या? नहीं। अरे सर कहां मीट हो गई? ये कहां मीट होगी बताओ? सर ट्वाइस एफ डैश पे ही मीट हो गई। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट ट्वाइस एफ डैश पे होगा तो इमेज भी ट्वाइस एफ पे ही फॉर्म होगी, सेम डिस्टेंस में फॉर्म हो जाएगा। सेम डिस्टेंस में फॉर्म हुआ, इसका साइज भी क्या है सर? सेम। ठीक है, तो बताओ इसका पोजीशन क्या है? तो आप क्या बोलोगे सर? एट ट्वाइस एफ पे ही फॉर्म हुआ है। सेकंड सर नेचर बताओ, तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड थर्ड क्या बोलोगे आप? इसका मैग्निफिकेशन बताओगे, मतलब साइज बताओगे, तो आप क्या बोलोगे? सेम साइज। साइज क्या बोलोगे आप? सेम साइज। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब केस फिफ्थ, केस फिफ्थ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केस फिफ्थ में अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और पीछे जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? और पीछे। ऑब्जेक्ट अब बेटा और पीछे रहेगा। ठीक है, ये एफ डैश ट्वाइस एफ डैश एफ ट्वाइस एफ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ट्वाइस एफ डैश के पीछे रहेगा। ठीक है, तो ट्वाइस एफ डैश के पीछे देखो, ये एक रह गई पैरेलल, कहां से पास होगा? फोकस से। और एक रे जा रही है सर, एक रे जा रही है सर ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से पास होगी सर? सीधा ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है बेंड होती है क्या? नहीं। कहां पे मीट कर गया सर? ये एफ और ट्वाइस एफ के बीच में। तो बेटा ये है ना आपका थर्ड केस का उल्टा है। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में था, तो इमेज ट्वाइस एफ के बाद फॉर्म हुई थी। अब ऑब्जेक्ट ट्वाइस एफ डैश के बाद है, तो इमेज एफ और ट्वाइस एफ के बीच में फॉर्म हुई है। ठीक है, और हमने फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस में क्या देखा कि इमेज मैग्नीफाइड आ रही थी। फोर्थ केस में हमने क्या देखा? इमेज सेम हो गई, पहले मैग्नीफाइड फिर सेम, अब क्या हो गया? इमेज छोटी हो रही है। समझ में आया? तो पहला पहला पोजीशन क्या बताइए? जो इमेज है वो एफ और ट्वाइस एफ के बीच में फॉर्म होगी, तो इसका पोजीशन बता देंगे बिटवीन एफ एंड ट्वाइस एफ। ओके, देन सेकंड सेकंड नेचर बताओ। नेचर क्या होगा बेटा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो है रियल रेस से फॉर्म हुई है, तो इमेज भी कैसी होगी? रियल। और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, सब नीचे है पैर ऊपर है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट केस में ही वर्चुअल और इरेक्ट होगा, बाकी सभी केस में है ना रियल एंड इन्वर्टेड होगा। थर्ड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बताओ क्या है इसका? साइज। तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। साइज कैसा होगा बेटा? डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज भी आप बोल सकते हैं, चलेगा। तो ये हमारा हो गया बेटा फिफ्थ केस। नेक्स्ट 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 सिक्स, केस सिक्स, है ना। अब केस सिक्स, अब इसके बाद केस सिक्स में अब केस सिक्स में ऑब्जेक्ट कहां होगा? तो हमने ये पूरी पोजीशन देख लिया। अब लास्ट केस में ऑब्जेक्ट होगा इंफिनिटी पे। कहां होगा? इंफिनिटी पे। ठीक है, तो सिंपल है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप उसको यहाँ पे शो ही नहीं कर सकते। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है इंफिनिटी पे? तो आप समझो कि अगर सर दो रेस एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, तो पैरेलल रेस कहां से आती है? तो इंफिनिटी से आती है ना। और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है, तो इमेज कहां फॉर्म हो जाएगा? फोकस पे। तो सिंपल से लाना है इसको और यहाँ पे मीट करवा देना है। ठीक है, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा? फोकस पे। तो ये हमारा हो गया सिक्स केस। इसमें बताओ पोजीशन बताओ, तो आप बोलोगे एट फोकस
सेकंड है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। थर्ड, थर्ड आप बोलोगे हाईली डिमिनिश्ड, वेरी वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा ये केस जो है सेकंड केस का उल्टा है। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट कहां था, फोकस पे, तो हमको इमेज कहां मिली, इन्फिनिटी पे। सिक्स केस में ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां मिली है, फोकस पे, ठीक है। और आप इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, इसका एक ऑप्शन ऐसा भी है, आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हो कि सीधा सीधा आप रेस को पैरेलल लेके आ जाओ, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, और अगर रेस पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस को तो कहां मीट होती है, फोकस पे, है ना। तो आप ऐसा बता सकते हो कि, है ना, अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो कहां मीट करेगी, फोकस पे, तो इमेज भी कहां फॉर्म होगी, फोकस पे। आप ऐसा भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, तो ये आपकी इच्छा है, ठीक है, तो आपको कैसा ड्रॉ करना है ना। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट, है ना, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हमको किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हम रिफ्लेक्शन में भी पढ़ चुके हैं, है ना, आप बैक वीडियो पे जाके देख सकते हो, रिफ्लेक्शन में भी हम ये पढ़ चुके हैं। सिंपल सा क्या करना है आपको, एक लेंस लेना है, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो अगर आपको सिर्फ फोकल लेंथ चाहिए तो आप सिंपल सा क्या करो, इसके सामने ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखो, है ना। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो मुझे ये बताओ कि वो कौन सा केस बन गया, तो हम बोलेंगे वो केस बन गया कि सर ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, इन्फिनिटी पे, है ना। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आ गया, अब यहाँ पे आपको स्क्रीन लेना है, क्या लेना है, यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है। और इस स्क्रीन को यहाँ पे मूव करना है, ठीक है। जहां पे भी, जिस पोजीशन पे भी, जिस पोजीशन पे भी आपको स्क्रीन पे, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक विंडो ले लिया, अब ये विंडो बहुत दूर रखी हुई है और उसकी इमेज यहाँ पे बहुत छोटी बन रही है, ठीक है। इसके आगे लेके आ रहे हो तो आपको इमेज अलग दिखाई दे रही है, इसके पीछे लेके जा रहा हो तो इमेज बड़ी दिखाई दे रही है, छोटी दिखाई दे रही है, इमेज वैसे फॉर्म ही नहीं होगी, है ना। इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, हमेशा फोकस पे, ठीक है। तो अगर जिस पॉइंट पे इमेज फॉर्म हो रही है तो आप समझ जाओ कि सर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज अगर फॉर्म हो रही है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे। तो वहीं पे आप स्क्रीन को क्या कर दो, स्टॉप कर दो, ठीक है। और लेंस से स्क्रीन तक का डिस्टेंस मेजर कर लो, है ना, और यही डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो इस तरीके से आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद सर यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, तो सर स्पेक्टिकल्स में, चश्मे में, ठीक है, और कैमरास में, मैग्नीफाइंग ग्लास में, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जगह हम, है ना, कॉन्वेक्स लेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हम आंसर नहीं देखेंगे, आंसर देखना है क्या हमको, नहीं नहीं नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, आंसर नहीं देखेंगे सर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, where should an object be placed so that a real and inverted image of the same size is obtained, है ना, किसमें, बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पे आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे कि आपको रियल, है ना, इन्वर्टेड और सेम साइज इमेज फॉर्म होगी, तो हम बोलेंगे सर एट एट ट्वाइस एफ पे, कहां पे, एट ट्वाइस एफ पे, तो ऑप्शन दिए कहां पे सर, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। हमने पढ़ा है सर फोर्थ केस है कि सेम साइज इमेज आपको ट्वाइस एफ पे ही मिलेगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है, हाँ सर। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, तो हम बोलेंगे सर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस in front of his convex lens so as to obtain the image which is real, inverted and same size as the object, ठीक है। तो इजी है, बताओ कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो जाएगा सेम साइज इमेज, तो हम बोलेंगे सर ट्वाइस एफ पे, कहां पे, ट्वाइस एफ पे, अभी तो सॉल्व किया, तो ट्वाइस एफ मतलब कितने डिस्टेंस पे होगा, तो क्या बोल दोगे आप बोलोगे सर 40 सेंटीमीटर पे होगा। कितना होगा बेटा, 40 सेंटीमीटर, वही आंसर है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देखो, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, तो पहला रखा हुआ उसने 8 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर पे कैसी इमेज प्रोड्यूस होगी, तो सर अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, हाँ, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर, कितनी है, तो आप बोलोगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 8 सेंटीमीटर पे, मतलब इससे कम रखा हुआ है, तो कौन सी केस आ गई है, फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस पे, है ना, इमेज कैसी फॉर्म होगी, तो हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिंपल है।
साइज भी कैसा होगा, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या रहेगा सर, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। समझे या नहीं समझे? यस सर, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अगर वो 15 सेंटीमीटर पे होगा तो 15 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, 15 सेंटीमीटर मतलब एफ और ट्वाइस एफ के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ट्वाइस एफ कितना हो गया सर, अगर एफ 10 है तो ट्वाइस एफ डैश कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट आ गया सर 15 सेंटीमीटर, मतलब अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे। तो कौन सी केस आ गई, थर्ड केस आ गई, है ना। तो हमने ये पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट एफ डैश एंड ट्वाइस एफ डैश के बीच में होगा तो इमेज ट्वाइस एफ के बाद फॉर्म होगी, ठीक है। ट्वाइस एफ के बाद फॉर्म होना मतलब जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो 20 से क्या होगा, ज्यादा। और इमेज कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। और कैसी होगी सर, रियल होगी, इन्वर्टेड, ठीक है। तो कौन सी इमेज फॉर्म होगी, मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सर 20 सेंटीमीटर पे हुआ तो 20 सेंटीमीटर मतलब क्या आ गया, फोकल लेंथ अगर 10 है, 20 सेंटीमीटर मतलब ट्वाइस एफ डैश पे आ गया, है ना। तो इमेज कैसी होगी, इमेज सेम साइज होगी सर, कैसी होगी, सेम साइज। यहाँ पे सेम साइज दिया हुआ है, सेम साइज है सर, ठीक है। मैग्नीफाइड है क्या, नहीं, सेम साइज है, ठीक है, डिमिनिश भी नहीं है, सेम साइज, ठीक है। बाकी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर 25 सेंटीमीटर पे है तो, और अगर 25 सेंटीमीटर पे है तो ये समझ जाएंगे सर ट्वाइस एफ डैश के बाद होगा। और अगर ट्वाइस एफ डैश के बाद है, ठीक है, तो ये पांचवी केस आ गई। तो इमेज कहां फॉर्म होगा, तो हम बोलेंगे एफ और ट्वाइस एफ के बीच में, एफ और ट्वाइस एफ के बीच में फॉर्म होगा, और ये डिमिनिश्ड इमेज होगी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिमिनिश्ड और रियल इमेज। क्लियर है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। अब ऐसे और भी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन जैसे हमने मिरर के लिए पढ़ा था वैसे ही लेंस के लिए। देखो साइन कन्वेंशंस क्या क्या है, सिंपल सा सर, लेंस के ये साइड वाला अगर हम काउंट करेंगे, इसको एज अ ओरिजिन पकड़ लो। ये तो पढ़ा है ना सर अपन ने, एक्स वाई एक्सिस, तो इसको क्या पकड़ लो, एज अ ओरिजिन। ओरिजिन के ये साइड जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, माइनस। ये साइड जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, प्लस। ऊपर भी क्या होगा बेटा, प्लस। और नीचे क्या होगा, माइनस, पता है अपने को। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। और आप ऐसा ही बोल सकते हो कि सर जिस साइड से रेस एंटर कर रही है तो ये सभी डिस्टेंस क्या होंगे, प्लस। इस साइड उसके अपोजिट डिस्टेंस क्या होंगे, माइनस। ऊपर डिस्टेंस प्लस, नीचे डिस्टेंस माइनस। या सबसे आसान तरीका है बेटा कि आपको यहाँ पे ये रखना है कि आप इसको ओरिजिन पकड़ लो, है ना। ऊपर y एक्सिस प्लस, नीचे y एक्सिस माइनस, इस साइड जो x एक्सिस है वो माइनस, इस साइड जो x एक्सिस है वो प्लस। ये हो गया आपके साइन कन्वेंशंस, ठीक है। नेक्स्ट 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 लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला पे आते हैं, ठीक है। तो लेंस फार्मूला इजी है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला हमने मिरर फार्मूला पढ़ा है, वैसे क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है, ठीक है। लेंस फार्मूले में सिर्फ बीच में माइनस आ जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। पर आपको ये याद रखना है कि आप मिरर फार्मूले में 1/u भी पहले ले सकते हो, 1/v बाद में ले सकते हो, पर इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे 1/v को प्लस ही लेना है और 1/u को माइनस ही लेना है, ठीक है। तो आप इतना याद रखना, यहाँ पे 1/v माइनस 1/u ही लिखोगे, 1/u माइनस 1/v नहीं लिख सकते। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, ठीक है। इससे बता रहा हूं कि सर 1/v पहले रहेगा, माइनस 1/u बाद में रहेगा, और फिर 1/f। क्लियर है, इक्वल टू 1/f। हाँ, मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। मैग्निफिकेशन क्या फॉर्मूला है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला है सर, v/u। अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ है, किसमें, मिरर में, सेम ही है। बस यहां पे उसमें माइनस था, इसमें माइनस नहीं है, इसमें क्या है, प्लस। क्लियर है, सभी को समझ में आया, है ना। और अगर हम इन दोनों को इक्वेशन को देखो तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, सेम। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, h2/h1 इक्वल टू v/u, ये भी आप लिख सकते हो। अब इसी के बेस पे क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स। तो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। किसी ने पूछा मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू द साइज ऑफ इमेज। सही, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज 2 है ना सर, पहले कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए 1 पहले, बाद में कौन आएगा, इमेज आएगी, ऑब्जेक्ट के बाद इमेज फॉर्म होगी। तो सिंपल सा, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया, क्लियर है या नहीं सर। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज का टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या आप इसको रेशियो भी बोल सकते हो, है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, सभी को समझ में आया, और इसी से हमने ये फॉर्मूला भी बना दिया। क्लियर है क्या बेटा सभी को। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे,
ठीक है, आंसर देखने की जरूरत नहीं है हमको। तो कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस क्या क्या दिया बेटा, फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा, है ना, हमेशा इस साइड आएगा। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो हमेशा इस साइड होगा, ठीक है, इस साइड होगा, तो फोकल लेंथ क्या होगी, ऑलवेज प्लस, क्या लेंगे इसको, ऑलवेज प्लस, समझ में आया, ठीक है, याद रखना इसको। मिरर में ऐसा नहीं है, मिरर में अलग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया कितना, 12 सेंटीमीटर, कहां से, वॉल से। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज माइनस, कोई भी केस ले लो आप, ठीक है, मिरर ले लो, लेंस ले लो, यू इज ऑलवेज माइनस, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस so that रियल इमेज ऑन द वॉल। ओके, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। देखो जैसा मैं समझा था वैसा क्वेश्चन है क्या, नहीं। अब इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, वॉल पे, तो इसको हम लोग वॉल को क्या पकड़ लेंगे बेटा, स्क्रीन, समझ में आया। तो ये आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। एक बार से वापस रिपीट करते हैं इसको, देखो वापस एक बार रिपीट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, है ना। अब आपको वॉल का डिस्टेंस दिया है, पर वॉल पे क्या फॉर्म हो रही है बेटा, इमेज, है ना। तो मतलब आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ये आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। क्लियर है, निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब यू आपको निकालना है। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे इसको। और इमेज रियल है, इमेज रियल होने की वजह से हमको ये पता है कि सर वो इस साइड ही फॉर्म होगा, है ना, लेंस के इस साइड फॉर्म होगा, इसीलिए ये भी डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, प्लस ले लिया। अगर ये वर्चुअल होता तो हम इस साइड फॉर्म करते, उस केस में ये माइनस होता। लगाओ बाय मिरर फॉर्मूला, सॉरी बाय लेंस फॉर्मूला, बार बार मिरर क्यों आ रहा है, बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, रख देंगे वैल्यू। तो 1/v, v कितना दिया हुआ है 12, u कितना दिया हुआ है, तो सर u निकालना है, f कितना दिया हुआ है 10, चलो निकाल लेंगे, ठीक है। इसको इस साइड भेजते हैं, इसको इस साइड भेजते हैं, तो जब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और जब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है, चलो देखते हैं। तो सर आप इसके टेबल में ये लाना है, इसके टेबल में ये लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते थे, मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिया। कितना होगा ये 60, 5 माइनस 6 माइनस 1, ये 1/u की वैल्यू आ गई -1/60, देयरफॉर u कितना आ गया -60 सेंटीमीटर, तो -60 सेंटीमीटर इज द आंसर। चलो चेक कर ले, यस सर -60 इज द आंसर। तो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब h1 7 सेंटीमीटर, तो हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की प्लस ही रहेगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया, किसी भी चीज के लिए, किसी भी केस के लिए, लेंस हो या मिरर हो, कोई भी चीज, ठीक है। इस प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया विच इज -12 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये अंडरस्टूड होता है कि माइनस होगा करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद ऑफ फोकल लेंथ दे दी, यस फोकल लेंथ दे दी, कितनी है 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, बहुत इजी है, सिंपल सा हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है, निकाल लेंगे। तो 1/v माइनस 1/u कितना है -12, ये कितना है 8, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस 1/12 इक्वल टू 1/8, ये इस साइड गया तो क्या हो गया 1/v इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/8, तो सर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1/12, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, कितना आ गया ये, नीचे दोनों कितना आ गया 24, ऊपर में 3 -2,
3 - 2 मतलब कितना बचा 1, तो 1/v कितना आ गया 1/24। देयरफॉर v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वो लेंस के राइट साइड फॉर्म हुआ है ना, इसलिए साइन क्या आ गया प्लस। और अगर राइट साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर है, तो इमेज होगा बेटा रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप बता सकते हो कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है ना। ये पोजीशन आ गया आपका, पोजीशन कहाँ आ गया, ठीक है, कि लेंस से 24 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ना, दूर इमेज फॉर्म हुई है। और इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। तो ये आ गया बेटा पोजीशन, ये आ गया आपका नेचर। अब साइज निकालना, साइज निकाल लेंगे। ठीक है, साइज का फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, अरे डायरेक्ट कर लें, जब हमको v पता है u पता है h1 पता है तो h2 आ जाएगा। ये भी हमने फॉर्मूला देखा है, h2/h1 डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, v/u है ना। तो h2 निकालना है आपको, h1 कितना दिया हुआ है 7, v कितना दिया हुआ है 24, u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है 12 -12, तो 12 1 जा 12 2 जा 7 इस साइड मल्टीप्लाई हुआ, तो h2 कितना हो गया बेटा, h2 हो गया -14 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये आ गया आपका साइज। तो साइज भी आ गया, नेचर भी आ गया और पोजीशन भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। सिंपल, इजी 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 इजी। ठीक है, मैग्निफिकेशन भी आप बता सकते हो कि सर मैग्निफिकेशन क्या होगा, डबल है ना, बताना है तो बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंस इज +2.5 व्हाट इज। अच्छा, मैग्निफिकेशन अगर प्लस है ना, तो अगर मैग्निफिकेशन प्लस है तो ये आपको अंडरस्टूड है कि मैग्निफिकेशन प्लस कब होगा। देखो मुझे बताओ, मैग्निफिकेशन h2/h1 बोलते हो, ये प्लस आ रहा है, हमको ये तो पता है कि सर h1 क्या होगा प्लस। ठीक है, अच्छा h2 कब प्लस होगा, जब इमेज सीधी फॉर्म होगी तो प्लस होगा, है ना। जब इमेज क्या होगी, सीधी फॉर्म होगी तो प्लस होगा ना। सीधी फॉर्म हो रही है इमेज मतलब क्या होगा, इरेक्ट, तो आप क्या बोलोगे वर्चुअल और इरेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने ऑलरेडी आपको लेंस में बताया हुआ है। ठीक है, कि मैग्निफिकेशन अगर प्लस आ रहा है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। नेचर ऑफ लेंस क्या होगा, ठीक है, तो नेचर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स ही होगा, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन बढ़ा देगा 2.5, ये नंबर क्या है, एक से बड़ा है, तो मैग्नीफाइड इमेज कभी भी कॉन्वेक्स लेंस ही देगा। कॉन्केव में हमेशा जो आपको इमेज मिलेगी ये स्मॉल मिलेगी, बहुत छोटी इमेज मिलेगी, विच इज लेस देन 1। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। समझ में आया, क्लियर है। और अगर प्लस है तो प्लस क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, है ना। तो कॉनकेव लेंस में आते हैं, देखो अब कॉनकेव लेंस शुरू करते हैं। तो मैंने आपको इसमें बताया था, कॉनकेव लेंस में जो इमेज होगी वो हमेशा क्या होगी, डिमिनिश, लेस होगी, इसलिए उसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा, एक से कम होगा। एक से ज्यादा है तो समझ जाना कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद कॉनकेव लेंस में भी जो रूल्स है वो वही है। रूल्स क्या है बेटा, रूल्स हमको पता है कि अगर अगर रेस पैरेलल जाएगी, रेस क्या जाएगी, पैरेलल, रेस अगर पैरेलल जा रही है तो कहां से पास करेगी, फोकस से। लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस होने के कारण ये ऐसे जा रही है, लेकिन जब आप इसको पीछे खींचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, सेकेंड रूल ये है कि अगर अगर रेस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो डाइवर्ट होगी क्या, नहीं, ये तो हमको पता ही है सर, ऑप्टिकल सेंटर वाला केस। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर रेस, है ना, ठीक है, तो थर्ड, अगर रेस फोकस से जा रही होगी, देख रहे हो कहां भेजा था हमने, फोकस पे, ठीक है, तो कैसे डाइवर्ट होगी सर, पैरेलल। कैसे डाइवर्ट होगी, पैरेलल। ठीक है, तो ये थर्ड रूल। तो इसी रूल को लेके हमको क्या बनाना है, केस बनाना है, और केस इसकी दो ही है, और इसी रूल से हमको इसकी इमेज फॉर्म करनी है। ठीक है, चलो इमेज फॉर्म करते हैं।
इमेज फॉर्म करते हैं। देखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दो ही केस है बेटा। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में, उसमें सभी आ गया। देखो इमेज ऑलवेज डिमिनिश्ड होगी, देखो यहाँ पे ऑलवेज डिमिनिश होगी। ऑलवेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर भी फिक्स है इसका, साइज भी फिक्स है सर, डिमिनिश ही होगी। और ऑलवेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो इसी साइड फॉर्म होगी। जैसे अब अगर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो, आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो इससे एक रह गई, क्या गई, पैरेलल। अच्छा जो रे पैरेलल जाएगी तो कैसे डाइवर्ट करेगी, ठीक है। तो सर वो डाइवर्ट करेगी कहाँ से, फोकस से। ऐसा लगेगा हमको कि ये फोकस से आ रही है ना। अब सेकंड रे को लेके जाते हैं बेटा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से डाइवर्ट ही नहीं होगी। अच्छा ये दोनों रेस सामने मीट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। लेकिन हमको तो मीट कराना, तो हम लोग कहाँ खींचेंगे इसको, पीछे। लेकिन सच में रेस पीछे नहीं आएंगे, तो हम वर्चुअली ले रहे हैं कि सर रेस पीछे आएगी, वर्चुअल कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब ये क्लियर है सर, अगर पीछे आई है तो वर्चुअल रेस है, और वर्चुअल रेस इमेज भी क्या फॉर्म करेगी सर, वर्चुअल फॉर्म करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जब इमेज दिखेंगे, ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखाएगा, पोजीशन। पोजीशन कहाँ फॉर्म होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ के बीच में फॉर्म होगी, बिटवीन। सेकंड नेचर क्या होगा, नेचर ऑलवेज, ऑलवेज है ना, कॉन्केव लेंस में ऑलवेज ये रहेगा, ठीक है। कॉन्केव लेंस में ऑलवेज क्या रहेगा सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। थर्ड साइज, साइज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, फिक्स है बेटा इसमें, ठीक। अब ऐसी सेकंड केस कहां रहेगी सर, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, हम बोलेंगे सर इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां रहेगा बेटा, इन्फिनिटी पे। चलो ऑब्जेक्ट को रख दें इन्फिनिटी पे। सर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है मतलब क्या होगा सर, वो इन्फिनिटी से आ रहा है मतलब हम ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पाएंगे। लेकिन सर रेस तो दिखा सकते हैं, रेस पैरेलल आ रही है। अगर रेस पैरेलल आ रही है तो ये समझ लेना कि कहां से आ रही है सर, कहां से आ रही है, तो हम बोलेंगे इन्फिनिटी से आ रही है, बराबर, समझ में आया। तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, तो हम बोलेंगे सर फोकस पे। कहां फॉर्म होगी सर, फोकस पे, ठीक है। ये ऐसा डाइवर्ट करेगा रेस को, इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी सर, फोकस पे, ठीक है। और ये भी इमेज क्या होगी सर, हाईली डिमिनिश्ड होगी। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि सर पोजीशन कहाँ है, तो एट एफ पे। सेकंड नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर भी क्या रहेगा इसका, फिक्स, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड आप बोलोगे साइज क्या होगा, तो साइज होगा बेटा इसका हाईली डिमिनिश्ड। क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है। इसको आप ऐसा भी दिखा सकते हो, इसको आप ऐसा भी दिखा सकते हो कि सर रेस को आप पैरेलल लेके आओ, एक दूसरे को पैरेलल है, साथ ही साथ किसको पैरेलल है सर, सर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। तो जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी वो अपीयर्ड होगी कि कहां से आ रही है सर, फोकस से, बराबर है। तो इमेज कहां फॉर्म होगी, फोकस पे। तो आप इसको कैसे भी शो कर सकते हो। क्लियर है, बहुत सिंपल है, दो ही केस है इसमें, ठीक है। और इन दोनों केस में है ना, पहले केस में जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तो पोजीशन क्या होगी सर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, और डिमिनिश्ड। इसमें क्या होगी सर, इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी इसमें, हाईली डिमिनिश्ड। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस विदाउट टचिंग देम। कैसे पहचानेंगे हम कौन सा कॉन्केव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, तो सिंपल है सर, है ना। वो लेंस को ऑब्जेक्ट से दूर लेके जाओ, पास लेके आओ, तो जिसमें हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगी, जिसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी, वो कॉन्केव होगा सर। और जिसमें सर इमेज मैग्नीफाइड भी हो रही है सर, रियल और इन्वर्टेड भी हो रही है सर, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। कॉन्केव लेंस ऑलवेज, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही फॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स में वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, इमेज फॉर्म होगा कौन से केस में, फर्स्ट केस में। बाकी सभी केस में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और कॉन्वेक्स में जो इमेज होगी वो सेम साइज पे भी आएगी, स्मॉलर भी होगी और लार्जर भी होगी, मतलब डिमिनिश भी होगी और मैग्नीफाइड भी होगी, ठीक है। तो जो साइज को कम ज्यादा कर रहा है, ठीक है, वो कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। और जो साइज को हमेशा डिमिनिश रख रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, वो कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस, है ना, समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद
लेंस फॉर्मूला हमको पता ही है। अब कॉनकेव के बेस में न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, तो इट इज ऑलवेज माइनस। देन फोकल लेंथ दिया है, ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ है ना, इसको मैं डिस्कस किया था सर। फोकल लेंथ है ना कॉनकेव की क्या होगी, तो हम बोलेंगे फोकल लेंथ कॉनकेव की होगी बेटा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने जो बताया हुआ है वो तो हमने लिया 20 सेंटीमीटर, और साइन कौन सा ले लिया, माइनस, क्योंकि बेटा कॉनकेव के लिए फोकस कौन सा रहा था, ये वाला, तो इस साइड जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, माइनस। कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है, जो फोकस आता था वो इस साइड वाला आ रहा था, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, इसको प्लस और इसको क्या लेंगे बेटा माइनस। ये अंडरस्टूड है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब क्या निकालना है इसमें आपको, फाइंड नेचर पोजीशन, है ना, ये सब निकालना है। इजी है, लगाओ लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v हमको नहीं पता सर, है ना, पोजीशन तो आपको निकालना है। u कितना है, -50, है ना, f कितना है, -20, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, कितना आ गया 50 इक्वल टू 1/-20। अब ये जो 50 है वो इस साइड गया, ठीक है, जब 50 इस साइड गया तो क्या होगा, -50। समझ में आया, चलो डिनोमिनेटर सेम कर लें, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 100, और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो गया बेटा 100, तो नीचे डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, हाँ कितना हो गया 100, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया सर, -5, और ये कितना बचा, -2, कितना आ गया, -7/100, ये 1/v की वैल्यू, ठीक है। तो अब सर v की वैल्यू कितनी आएगी, हम बोलेंगे सर v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू आएगी, निकाल लेते हैं v की वैल्यू, तो v इक्वल टू -100/7। जब आप इसको उल्टा करोगे, 1/v को उल्टा करोगे, ठीक है, तो v आएगा, और -7/100 को उल्टा करोगे तो -100/7 आएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा, है ना, 14.3 सेंटीमीटर। तो पोजीशन आ गया सर, है ना, पोजीशन क्या होगा, और देखो माइनस आया है, माइनस क्या शो कर रहा है, इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मतलब लेंस के इसी साइड फॉर्म हुआ, इसी साइड जो डिस्टेंस आते हैं वो माइनस आते हैं, उस साइड तो प्लस हो जाएंगे, बराबर है। तो हमको इसका पोजीशन मिल गया, और नेचर क्या बता देंगे सर, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट ऑलवेज, ठीक है। अगर आपको बता दिया सर, ठीक है। अब हाइट तो इसे पूछा ही नहीं है, साइज तो पूछा ही नहीं है, तो साइज निकालने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा, 50 सेंटीमीटर, है ना, तो माइनस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, तो उसने पहले बता दिया वर्चुअल है करके, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, ठीक है, मतलब वी भी दिया हुआ है, और जब वर्चुअल बोल दिया है तो 10 सेंट, और अगर बेटा ये कॉनकेव का है ना, तो कॉनकेव का ऑलवेज वर्चुअल ही फॉर्म करेगा। क्लियर है सभी को, चलो 10 सेंटीमीटर बोल दिया उसने, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो आप क्या करना है, इसमें फर्स्ट केस को ड्रॉ कर देना चलेगा, ठीक है। अब आंसर निकालते हैं फोकल लेंथ का, फर्स्ट केस आप ड्रॉ कर लोगे ना जो अपन ने पढ़ा है कॉनकेव में, है ना। चलो आंसर निकाल लें, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या है ये, क्या है, कॉनकेव लेंस का क्या है ये, है ना, ये है फॉर्मूला, इसका लेंस फॉर्मूला है सर, ठीक है। चलो 1/v, v -10, 1/u -50, ये 1/f, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस 1/f, है ना। डिनोमिनेटर सेम कर ले, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इक्वेशन में। तो ये आ गया बेटा 50 -5 + 1 इक्वल टू 1/f, ठीक है, कितना आ गया, सो -4/50 इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर f आ गया हमारा -50 डिवाइडेड बाय 4, है ना, तो ये आ गया आपका आंसर विच इज इक्वल टू -12.5 सेंटीमीटर, तो बराबर है आंसर। और इसमें मैंने आपको बताया था जो फोकल लेंथ होगी वो ऑलवेज क्या होगी, माइनस, ठीक है, फोकल लेंथ ऑलवेज माइनस की होगी क्योंकि लेंस की ये साइड है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अब इसका मैग्निफिकेशन भी निकालने के लिए बोला था, मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, v/u, तो v कितना दिया हुआ है, इसमें याद रखना बेटा फोकल लेंथ माइनस ही आनी चाहिए, प्लस नहीं आना चाहिए, कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में प्लस आना चाहिए, कॉनकेव में क्या आना चाहिए, माइनस, ठीक है, ये याद रखना है आपको। हाँ v की वैल्यू कितनी है, -10, u की वैल्यू कितनी है, -50, कितना आया मैग्निफिकेशन 1/5, ठीक है, मतलब 0.2,
यूनिट रहेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज क्या होगा? लेस देन 1, लेस देन 1। ठीक है, समझ में आया? और सर वर्चुअल है इसलिए क्या होगा? प्लस, रियल तो फॉर्म नहीं होगा। क्लियर, सभी को समझ में आ गया? ठीक है सर। इसके बाद अगर एक क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंस इज प्लस 0.75, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? प्लस मैग्निफिकेशन प्लस किस में आता है? जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है, और इसका जो मैग्निफिकेशन वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 मैग्निफिकेशन कौन से लेंस में आ सकता है? नेचर ऑफ लेंस क्या बताओगे? तो आप क्या बताओगे? कॉनकेव। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ लेंसेस। चलो पावर ऑफ लेंसेस शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पावर ऑफ लेंसेस मतलब क्या होता है? पावर मतलब क्या है? ठीक है, द पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ, एक बार रीड कर ले तो, द पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज। ठीक है, तो किसी भी लेंस का पावर मतलब क्या होता है कि जैसे ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये जितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा इसका पावर। जैसे एक ये लेंस है, एक ये लेंस है। ठीक है, अगर ये इतना डाइवर्ट कर रहा है और ये इतना डाइवर्ट कर रहा है, ये कितना डाइवर्ट कर रहा है? मैं बोलूंगा 20 डिग्री। ये कितना डाइवर्ट कर रहा है? मैं बोलूंगा 30 डिग्री। ठीक है, तो किसका पावर ज्यादा होगा? तो सर इसका, क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस क्या है? ज्यादा। समझ में आया? और कॉन्वर्जेंस, कॉन्वर्जेंस देखो अब कितना ये कॉन्वर्ज कर सकता है। ठीक है, तो सपोज इसने कॉन्वर्ज कर दिया यहाँ पे 50 डिग्री, दूसरा लेंस। ठीक है, इसने कॉन्वर्ज किया यहाँ पे 25 डिग्री। बताओ किसका पावर ज्यादा है? तो जिसने ज्यादा कॉन्वर्ज किया। ठीक है, इसने 50 डिग्री से कॉन्वर्ज किया है, तो इसका पावर क्या होगा? ज्यादा। तो कितना ज्यादा कोई बेंड कर सकता है, सिंपल सा, जितना ज्यादा वो लाइट को बेंड कर पाएगा, चाहे वो कॉन्वर्जेंस में हो चाहे वो डाइवर्जेंस में हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस, है ना? चाहे वो कॉन्केव में हो चाहे कॉन्वेक्स में हो। डाइवर्जेंस किस में होगा सर? कॉन्केव में। कॉन्वर्जेंस किस में होगा सर? कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो इसका कोई सिंपल सा आप डिफरेंस बताओ। सिंपल सा डिफरेंस ये है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बट इट शुड बी काउंट इन मीटर। फोकल लेंथ किसमें काउंट करना चाहिए? मीटर में। ठीक है, ये भी एक इसका डेफिनेशन है ना, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, तो पावर को हम ऐसा बोल सकते हो कि 1/f, पर f किस में आना चाहिए? मीटर में आना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, चलो, तो जिस लेंस का पावर पॉजिटिव होगा, है ना सॉरी, जिस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो उसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। और जिस लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो उसका पावर भी क्या होगा? निगेटिव। तो बताओ कौन से लेंस का पावर, सॉरी, कौन से लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और कौन से लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होगा, है ना? तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? कॉन्वेक्स का क्या होगा? तो हम बोलेंगे पॉजिटिव होगा, तो उसका पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, तो उसका पावर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। सिंपल है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है या नहीं? यहीं पे दिखाई दे रहा है ना, देखो, कॉनकेव, कॉनकेव का जो फोकल लेंथ है वो ये साइड होता है, फोकल लेंथ ये साइड है, मतलब माइनस है, तो पावर भी क्या आएगा इसका? माइनस। कॉन्वेक्स का क्या होता है? फोकल लेंथ इस साइड है, इस साइड है, मतलब क्या है? प्लस, तो पावर भी क्या होगा? प्लस। यस सर, समझ में आया है? ठीक है, अब इसी पे न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। इसके लिए सॉल्व कर रहे हो बेटा? फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी दे दी है? फोकल लेंथ दे दी है 10 सेंटीमीटर, तो अंडरस्टूड है, कॉन्वेक्स है तो क्या रहेगा? प्लस। इस साइड फॉर्म रहा है तो प्लस। ठीक है, क्या निकालना है इसका? पावर। तो इसको चलो मीटर में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 10 को जब हम 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा बेटा ये मीटर में। ठीक है, तो कितना हो गया सर? 1/10 मीटर। हमको ये आंसर थोड़ी निकालना है, तो इसको पॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा लगाओ पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f, और f हमने किस में निकाल लिया? मीटर में। वैल्यू पुट करेंगे, है ना? तो P इक्वल टू 1/f की वैल्यू 1/10। 10 कहाँ गया? ऊपर, है ना? तो पावर आ गया सर कितना? 10। अच्छा, अब पावर का सर यूनिट क्या होगा? तो पावर का यूनिट होता है बेटा डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर्स। ठीक है, तो डायोप्टर को इंडिकेट करते हैं कैपिटल डी से, तो पावर का ऐसा यूनिट होता है बेटा डायोप्टर्स। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया सभी को? 1/मीटर, इसी को आप डायोप्टर बोलते हो। ये मीटर में है ना, 1/मीटर, इसी को आप डायोप्टर बोलते हो। ठीक है, समझ में आया? अब ऐसे और भी क्वेश्चंस है, आप सॉल्व कर सकते हो उनको। जैसे यहाँ पे, ए पर्सन हैविंग ए मायोपिक आई यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसने, सॉरी, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो उसने कॉनकेव लेंस बोल दिया है, कॉनकेव लेंस, है ना? कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ कितना दे दिया उसने?
50 सेंटीमीटर। उसने माइनस तो दिया नहीं है पर हम माइनस लेंगे क्योंकि कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है इट इज ऑलवेज माइनस। ये तो हमने माइनस ले लिया। अब क्या निकालना है, इसका पावर निकालना है। सिंपल है सर, सबसे पहले तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया मीटर, मतलब 1/2। तो 1/2 मीटर आ गया। पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। पावर का फॉर्मूला 1/f। एफ किस में आना चाहिए सर, मीटर में। ठीक है चलेगा, हमने कन्वर्ट करके रखा है। एफ की वैल्यू -1/2, तो 2 कहाँ चले गया, ऊपर। तो पावर कितना आ गया, -2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ माइनस है तो पावर भी किस में आएगा, माइनस में आ गया सर। ठीक है नेक्स्ट देखो, ए थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ दे दी है उसने -25 सेंटीमीटर। बताओ कौन सा लेंस है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है। माइनस है ना तो क्या रहेगा, कॉनकेव रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, व्हाट इज इट्स नेचर। तो पावर पूछा है और क्या पूछा है, नेचर पूछा है। तो नेचर तो हम बता रहे सर सिंस द फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ठीक है, तो सर ये लेंस होगा सर कॉनकेव लेंस, है ना, मतलब डाइवर्जिंग होगा। तो डाइवर्जिंग लेंस होगा सर, ये तो हम बता देंगे। क्लियर है। उसके बाद पावर निकालना है। तो पावर इज ई सर, कन्वर्ट करेंगे इसमें किसमें, मीटर में। मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया मीटर, मतलब 1/4 करो पावर 1/f। 1/f की वैल्यू -1/4, 4 कहाँ आ गया ऊपर, -4 डायोप्टर आ गया सर आंसर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बेटा आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक और दे दिया उसने, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। इजी, फॉर कॉनकेव लेंस बोला हुआ है। तो मैंने बता दी जहां पे कॉनकेव लेंस आ गया बेटा, तो फोकल लेंथ भले उसने 2 मीटर बोला है, आपको क्या लेना है, माइनस। फोकल लेंथ ऑलवेज माइनस होता है कॉनकेव का। ठीक है, पावर निकालेंगे, पावर ठीक है 1/f। एफ की वैल्यू मीटर में, तो -2 कितना आ गया, 0.5 डायोप्टर पर। साइन क्या रहेगी, माइनस। आ गया आंसर, देख सकते हो आप। ऐसे और भी क्वेश्चन है ना। चलो इसको भी देख लें क्या, कुछ तो आप भी करेंगे, है ना, कुछ तो आप भी सॉल्व करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो। एस्टन में है, एनसीईआरटी में है। ठीक है, जितने क्वेश्चन से आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, और कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो आप कमेंट करो, है ना, आप बताओ, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्लास में भी हम कर सकते हैं, क्लास में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लास में हमने पूरे किए हुए हैं, हमारा चैप्टर हुआ है क्लास में, हमने पूरा अच्छे से सॉल्व किया है इसको। चलो अब पढ़ते हैं सर, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। ठीक है, अब देखो अगर लेंस को कंबाइन करते हो, जैसे आपने सर कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन किया, सपोज इसका पावर 2 डायोप्टर है और इसका पावर है सर 3 डायोप्टर, तो टोटल पावर कितना हो गया। तो अगर आपको टोटल पावर निकालना है तो आप बोलोगे सर ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस। ठीक है, पहले लेंस का पावर P1, दूसरे लेंस का पावर P2। ठीक है, तो इसका पावर कितना है, 2 डायोप्टर। ठीक है, इसका पावर कितना है, 3 डायोप्टर। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस, तो पावर भी क्या होगा, प्लस। तो कितना आ गया बेटा, 5 डायोप्टर। इजी। यही अगर कॉनकेव होता तो कॉनकेव -2 डायोप्टर ले लो। ठीक है, इसको माइनस, इसको भी -2 डायोप्टर ले लो, तो टोटल पावर कितना आ गया, आप बोलोगे -4 डायोप्टर। ऐड कर दिया सर, -2 कितना होगा, -4। अच्छा एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये +3 डायोप्टर। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉनकेव ले लिया, है ना, -2 डायोप्टर। तो इस केस में टोटल पावर कितना आ गया, तो आप बोलोगे P1 + P2। P1 कितना है, 3 डायोप्टर, है ना, P2 कितना है, -2 डायोप्टर, तो कितना बचा, 1 डायोप्टर। तो पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मतलब क्या, दोनों के पावर ऐड कर दो, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। ठीक है, ऐड करोगे तो आपका टोटल पावर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बेस पे भी यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने लगभग पूरा पढ़ लिया है, देख सकते हो आप। कुछ नहीं बचा हमारे पास पढ़ने के लिए, सब हो गया है सब। न्यूमेरिकल्स तो हमने क्लास में डिस्कस किए, है ना, न्यूमेरिकल्स तो कुछ बचे नहीं हमारे। न्यूमेरिकल्स हमने क्लास में डिस्कस कर लिए, काफी सारा पढ़ लिया हमने। ठीक है, लास्ट पेज पे थे हम, जो मूव नहीं हुआ शायद इसलिए वो फर्स्ट पेज पे आ गया, पावर ऑफ लेंसेस। ठीक है, वही बताया बेटा इसमें।
अब इसने 2 पावर ले लिया, कौन कौन सा पावर लिया एग्जाम्पल में, P1 ले लिया है इसने, है ना, प्लस 3.5 डायोप्टर, सॉरी 3.5 डायोप्टर, P2 कितना ले लिया उसने, -2.5 डायोप्टर, और बोल रहा है टोटल पावर निकालो। सिंपल है, P1 प्लस P2, 3.5 माइनस 2.5, कितना बचा, 1.5, सॉरी 1 डायोप्टर, आ गया आंसर, क्या हुआ, ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये तो मैं टोटल पावर निकाल ही लिया, अब वो बोल रहा है इसका फोकल लेंथ भी निकालो जो टोटल बना हुआ है। तो पावर का फॉर्मूला 1/f, वो भी किस में आएगा, मीटर में, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होगा, 1/p। देयरफॉर F फोकल लेंथ निकालना है इस लेंस का, दोनों कंबाइन करके जो लेंस बना है, ठीक है। तो 1/p, p की वैल्यू कितनी है, 1 डायोप्टर, ठीक है। 1/1 कितना आ गया, 1, तो ये आ गया बेटा 1 मीटर। उसकी जो फोकल लेंथ आएगी किसमें आएगी, मीटर में आएगी, ठीक है। 1 मीटर मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर, आ गया आंसर, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। इसके न्यूमेरिकल्स बेटा बहुत सारे हैं, ठीक है, जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर कुछ डाउट आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं आके, आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमको सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलो बाय बाय।